जी, हमने लुकीमियाज़ के हवाले से, ब्लड कैंसर्स के हवाले से एक वीडियो बनाई थी, लेकिन वो माइक उसमें म्यूट हो गया उस वीडियो के अंदर। मैं चूँकि उस वीडियो में ग़ालिबन ऐनक नहीं लगाई हुई थी, तो मुझे माइक के म्यूट होने का पता नहीं चला। तो वो 1 डेढ़ मिनट चली, तो उसके बाद आवाज़ आनी बंद हो गई। फिर हमारे कुछ व्यूअर्स ने बताया कि वीडियो की आवाज़ नहीं आ रही। तो मैं बार बार आज इस वीडियो में माइक की लाइट यूं करके चेक करता रहूँगा। अच्छा, उसमें जो लुकीमियाज़ हैं, ये जनरली 2 किस्म के लुकीमियाज़ होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम्स इन्वॉल्व। ब्लड के 2 किस्म के सिस्टम्स हैं। एक माइलाइट सिस्टम है, जो कि यूजुअली बोन मैरोस के अंदर काम करता है, और दूसरा लिम्फॉइड सिस्टम है, जो कि लिम्फॉइड ऑर्गन हर जगह पे होता है। जैसे कि आपकी गिल्टियाँ होती हैं गर्दन में, आपकी तिली, आपका जिगर के अंदर, इवन कि हर बॉडी के हर हिस्से के अंदर लिम्फॉइड सिस्टम काम कर रहा होता है। इवन के बोन मैरो के अंदर भी लिम्फॉइड सिस्टम काम कर रहा होता है। तो उसके जो लुकीमियाज होंगे वो लिम्फॉइड लुकीमियाज हैं। जो दूसरा सिस्टम है माइलॉइड, जिनको हम ग्रेनुलोसाइट्स भी कहते हैं, या जिनको आम वाइट सेल्स उर्फे आम में कहते हैं, दूसरा वो सिस्टम है। इन दोनों के लुकीमियाज होते हैं। तो एक लुकीमियाज, माइलॉइड लुकीमियाज एंड लिम्फॉइड लुकीमियाज। जो माइलॉइड लुकीमियाज, जो लिम्फॉइड लुकीमियाज हैं, वो उसमें भी आगे 2 टाइप्स हैं, एक्यूट लिम्फॉइड लुकीमियाज एंड क्रोनिक लिम्फॉइड लुकीमियाज। एक्यूट लिम्फॉइड लुकीमियाज आनन फानन 1-2 महीने, 4 महीने के अंदर अंदर वो डेवलप होंगे, और अब ओवरवेलमिंग तौर पे उस उनका बॉडी को कैप्चर करेंगे, और उनका जो है, अगर डायग्नोसिस नहीं करेंगे तो वो आपको तंग करेंगे। दैट कुड बी लाइफ थ्रेटनिंग। अगली चीज़ आ जाती है जो एक्यूट क्रोनिक माइलॉइड लुकीमियाज। उसमें जो होते क्रोनिक लिम्फॉइड लुकीमियाज, वो बड़ा स्लोली ग्रो अप करते हैं। बाज़ मंथ्स की बजाय ईयर्स लगते हैं, यानी कि डिकेड्स लगते हैं उनको डेवलप होने में, और वो साल हर साल तक आपकी बॉडी में पड़े रहते हैं। बाज़ का तो उनकी सिम्टम्स भी इतनी ख़ास नहीं होती, लेकिन जब वो एक ख़ास लेवल पे बढ़ जाएंगे तो फिर उनको ज़ाहिर है कि उनको भी ट्रीट करना पड़ेगा। तो आगे आ जाते हैं जो एक्यूट लिम्फोइड लुकीमियाज हैं, ये भी बड़े अच्छे लुकीमियाज हैं। ये डायग्नोसिस इनका हो जाता है, और ये बड़े अच्छे ट्रीट भी हो जाते हैं। और उसके बाद आगे आ जाते हैं हम कि माइलर लुकीमियाज के बारे में बात करने से पहले हम पहले ये तो देखें कि लुकीमियाज होते क्या हैं। लुकीमिया मीन्स, ल्यूक मीन्स वाइट, और जो ईमिया मीन्स रिलेटेड टू ब्लड, यानी कि उसमें बढ़ना या उसका कम होना ब्लड के अंदर। ल्यूकीमिया मीन्स ब्लड सेल्स में वाइट सेल्स का, ब्लड में वाइट सेल्स का बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग तरीके से बढ़ जाना, और हर चीज़ को कैप्चर कर लेना। तो वाइट सेल्स की रेंज 4000 से 11000 तक होती है। तो आया कि जिसका 11.5 11.5 वाइट सेल्स होंगे वो लुकीमिया होगा? नहीं। लुकीमिया इज एक सेट ऑफ सिम्टम्स एंड ब्लड टेस्ट है, जो जिसको इंटीग्रेट करके हम, जो कि अकेला अकेला भी सिग्निफिकेंट हो सकता है, लेकिन उसको यूजुअली इंटीग्रेट करके हम रिपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल सीबीसी टेस्ट हम करवाते हैं। सीबीसी टेस्ट में ईएसआर वुड बी वेरी हाई लुकीमियास के अंदर, और उसके बाद जो होगा, वाइट सेल्स हैं वो ज़्यादा होते हैं यूजुअली, लेकिन वाइट सेल्स कम भी हो सकते हैं। बहुत सारे लुकीमियाज ऐसे हैं जिनके वाइट सेल्स नॉर्मल लिमिट से भी, मतलब फॉर एग्जांपल नॉर्मल लिमिट 4000 है, तो उसमें 2000, 3000, 1000 तक वाइट सेल्स आपको प्रेजेंट करेंगे। तो दैट डजेंट मीन कि वो लुकीमिया नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगली चीज़ आ जाती है, हीमोग्लोबिन लो हो जाएगी, एक्सट्रीमली लो हो जाएगी। इवन के ट्रीटमेंट को भी, हीमोग्लोबिन की जो जनरल हीमोग्लोबिन को हम ट्रीट करते हैं उसको बढ़ाने के लिए, उसको भी वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। वाइट सेल्स, प्लेटलेट्स जिसको हम कहते हैं, प्लेटलेट्स बहुत लो हो जाएंगे। वो जो नॉर्मल थेरेपी है प्लेटलेट्स की, उसको वो स्टीरॉइड वगैरह जो हम देते हैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगी वो। तो फीवर, ये आगे आ जाती हैं, ये बॉडी की कुछ सिम्टम्स आ जाती हैं। फीवर, फीवर बड़ा रेजिस्टेंट किस्म का फीवर होगा, जो कि ठीक नहीं होगा। पेशेंट जो है बार बार एंटीबायोटिक्स लेगा, एंटीबायोटिक्स लेने पे ठीक हो जाएगा, लेकिन दोबारा हो जाएगा। वेट लॉस, भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और उसके अलावा बॉडी के अंदर, अच्छा ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि नॉन स्पेसिफिक हैं, यानी कि फ़ीवर किसी और वजह से भी हो सकता है।
वेट लॉस किसी और वजह से भी हो सकता है, भूख का उड़ना किसी और वजह से भी हो सकता है। और उसके बाद आ जाती हैं ऑर्गन इन्फिल्ट्रेशन। ऑर्गन इन्फिल्ट्रेशन में उसकी सिम्टम्स आएंगी, फॉर एग्जांपल स्प्लीन इनलार्ज हो सकती है, तिली जिसको कहते हैं, लिवर इनलार्ज हो सकता है, जिस्म के अंदर गिल्टियाँ इस जगह पे गर्दन के पीछे, पेट के अंदर, मुख्तलिफ जगहों पे, बगलों के अंदर गिल्टियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगी, वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और ब्रेन के अंदर उसकी इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, और स्किन के अंदर इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है लुकीमियास की। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो मिल के तो उसको हम उसको इंटरप्रेट करते हैं कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद आगे आ जाते हैं, कुछ और लैब टेस्ट हैं जैसे कि LDH, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है, वो बहुत ज़्यादा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो कि बहुत ज़्यादा रेज हो जाता है। ESR बहुत ज़्यादा रेज हो जाएगा। बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलेंस बाज़ लुकीमियास के अंदर बढ़ जाता है। प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस में बैंड्स आना शुरू हो जाते हैं। इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं जिनका एक पूरा आप समझ लें कि डाटा है पूरा, और उस डाटा को आप डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो वहाँ पे वो उसको इंटरप्रेट करके आपको बताता है कि ये क्या चीज़ है। और उसके बाद आप आ जाएँ कुछ इसके लुकीमिया के स्पेसिफिक टेस्ट हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बोन मैरो बायोप्सी। बोन मैरो बायोप्सी के बारे में यूजुअली समझा जाता है कि ये रीढ़ की हड्डी से ली जाती है, और उसका इतना खौफ है कि लोग लुकीमिया से मर जाते हैं, बोन मैरो टेस्ट नहीं करवाते। हालांकि वो रीढ़ की हड्डी से लिया जा सकता है लेकिन लेते नहीं हैं वहाँ से, वो लेते हैं हिप बोन की हड्डी से, जो कूल्हे की हड्डी होती है आपके दाएं से और सामने से दाएं और पीछे की तरफ जा रही होती है दोनों साइडों पे। उसका पिछला हिस्सा होता है, वहाँ पे एक स्पाइन होती है, रीढ़ की हड्डी से को 2-3 इंच इधर होती है, और इस साइड पे इधर होती है, दोनों साइड पे होती है ना बोन्स। तो उसमें से लेते हैं, उसको सुन करते हैं, फिर उसका सैंपल लेते हैं। तो खौफ एक बहुत ज़्यादा होता है, लोग कहते हैं जी हमें गोली मार दें बेशक ना, हमें टीका ना लगाएं, तो वो खौफ होता है बेसिकली, वो कोई इतना पेनफुल टेस्ट नहीं होता इस तरह। फिर आगे कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जैसे कि फ्लो साइटोमेट्री है, वो पेरिफेरल ब्लड से टेस्ट होता है, बट दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। लोग उसको बात ज़रूरी समझते हैं, मैं उसको ज़रूरी नहीं इतना ज़्यादा समझता। उसके बगैर भी डायग्नोसिस होता है। फ्लो साइटोमेट्री तो 8-10 साल हुए हैं आई है, उससे पहले तो उसके बगैर ही सारे टेस्ट होते थे और डायग्नोसिस होते थे, तो ट्रीटमेंट भी होती थी लोगों की। उसके बाद अब आ जाते हैं साइटोजेनेटिक्स पे, यानी कि ब्लड के क्रोमोसोम्स को देखना, उनकी तोड़ फोड़ को देखना, और उनकी काउंट्स को देखना, और उनकी कोई लोकेशन, डिसलोकेशन, ट्रांसलोकेशंस को देखना, और उनमें कोई ब्रेकेज देखना। ये एक स्पेसिफिक टेस्ट है, उसके अंदर देखा जाता है, और उससे लुकीमियास को क्लासीफाई किया जाता है फॉर ट्रीटमेंट पर्पस और फॉर प्रोग्नोसिस पर्पस, यानी कि लुकीमिया आगे कैसे चलेगा, उसका रिस्क कैसा है। तो ये उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं। सिंगल डायग्नोस्टिक टेस्ट बाज़ात आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है, और बाज़ात आपको इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे टेस्ट मिल के भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देते, फिर आपको एक इंटीग्रेटिव एक अप्रोच अपनानी पड़ती है, उसकी बेस पे आप फिर उसको डायग्नोस करते हैं। लिम्फोइड लुकीमियाज हमने बता दिया, अब हम बताते हैं आपको माइलॉइड लुकीमियाज। माइलॉइड लुकीमियाज में कुछ क्रोनिक माइलॉइड लुकीमियाज हैं, जैसे जिसको CML कहते हैं, और भी ग्रैनुलोसाइट्स हैं जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। इनके अलग-अलग से लुकीमियाज होते हैं। इसके अलावा वाइट सेल्स, टिश्यू के अंदर वाइट सेल्स होते हैं जिसको मास्ट सेल कहते हैं या मैक्रोफेजेस कहते हैं, उनके भी लुकीमियाज होते हैं। लुकीमियाज नहीं उनको कहते, वो बेसिकली वाइट सेल न्यू प्लाज्म उसको कहते हैं, क्योंकि वो ब्लड में नहीं होते, वो टिश्यू के अंदर में होते हैं। डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं, तो वो वाइट सेल कैंसर्स हैं बेसिकली, वो लुकीमियाज नहीं हैं। तो जो क्रोनिक लुकीमियाज हैं उसमें जो है आ, आ, वो भी स्लोली ग्रो करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ थोड़े से वर्स हैं, लेकिन कुछ जो ज़्यादातर कॉमन है जैसे कि CML, क्रोनिक माइलॉइड लुकीमिया, वो दैट इज़ वेरी गुड लुकीमिया, और उसके बड़े अच्छे रिस्पॉन्स रेट्स हैं। और उसके बाद वो उसकी बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट्स आई हुई हैं, बड़े अच्छे उसके रिमिशन रेट्स हैं। फिर आ जाते हैं AML के ऊपर। AML इज़ अ डेथ वारंट, यानी कि उसकी ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है, उसमें ट्यूमर लाइसिस बहुत ज़्यादा होता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स ट्रीटमेंट के बहुत ज़्यादा हैं, रिकवरी रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, रिलैप्स बहुत ज़्यादा हैं उसके। उसके और बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, जैसे कि आप कह सकते हैं कि
80-90 लाख रुपए तक उसकी ट्रीटमेंट चली जाती है। उसमें बाज़ का स्टेम सेल ट्रांसप्लांट जो है वो करवाना पड़ता है। तो वैसे स्टेम सेल ट्रांसप्लांट दूसरों में भी होता है, लेकिन इनमें थोड़ा सा ज़्यादा मैंडेटरी होता है। ऑटोलोगस या एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट इनके अंदर होता है। तो व्यूअर्स, ये था लुकीमियास के बारे में एक जनरल सा इंट्रोडक्शन। अगर इस वाले से कोई क्वेश्चंस हैं तो वो हम आपको बता सकते हैं। यूजुअली होता ये है कि लोग देखते हैं कि रिपोर्ट आ गई और उसमें देखते हैं अच्छा जी हीमोग्लोबिन कम हो गई, तो वो फौरी तौर पे उसको गूगल पे डालते हैं। गूगल पे आता है जी हीमोग्लोबिन कम की कॉजेज़, नंबर 1 लुकीमिया या ब्लड कैंसर, नंबर 2 कोई और चीज़ हो सकती है। तो इसी तरह वाइट सेल्स ज़्यादा आ गए तो उसकी भी वो लिख देते हैं, प्लेटलेट्स ज़्यादा आ गए तो उसकी भी वही कॉजेज़ ऐसे आती हैं। वो गूगल पे जब लुकीमिया पढ़ते हैं सारी रात उनको नींद नहीं आती और वो फिर सुबह उठते ही भागते हैं हमारी तरफ। हम फिर उनको तसल्ली तसल्ली देते हैं कि ऐसा कोई मसला नहीं है। लुकीमिया याद रखें कि एक सेट ऑफ सिम्टम्स एंड लेबोरेटरी डेटा को सामने रख के उसको इंटरप्रेट किया जाता है कि ये क्या चीज़ है। तो फिर हम उसको उस पर रखेंगे कि उसके आगे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, डिफरेंट टाइप्स की डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं, कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स हैं, कुछ नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स हैं। तो ये चीज़ है। लुकीमिया जिस भी बंदे को हो वो बाकी चीज़ें ट्रीटमेंट, टारगेटेड थेरेपी, वो सारी चीज़ें तो अपनी जगह पर मौजूद हैं। उसके अलावा अपना B12, B9, B6 और आयरन लेवल जो है वो उसको मॉनिटर करवाता रहे। डॉक्टर ना भी करवाए तो खुद करवाता रहे और उसकी रिप्लेसमेंट लेता रहे, क्योंकि जिन लोगों को इनकी रिप्लेसमेंट मिलती है उनका लुकीमिया का ट्रीटमेंट बड़ा अच्छा होता है और वो बड़ी अच्छी रिमिशन रेट में आते हैं, रिकवरी बहुत अच्छी होती है और सिम्टम लेस किस्म की उनकी ट्रीटमेंट चलती हैं। अदरवाइज़ इनकी ट्रीटमेंट्स के साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इनकी ट्रीटमेंट में यूजुअली हॉस्पिटल एडमिशन चाहिए होता है। ये जो हॉस्पिटल एडमिशन है वो डिपेंड करता है, किसी को 7 दिन का चाहिए, किसी को 1 महीने का चाहिए, किसी को 6 महीना का चाहिए। ये पेशेंट टू पेशेंट चीज़ें वेरी करती हैं। ये चीज़ें प्रोग्नोस्टिक मार्कर्स होते हैं जो कि पाकिस्तान और इंडिया वगैरह में अवेलेबल नहीं है, वो वेस्ट में अवेलेबल हैं। NGS उसको कहते हैं, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। ब्लड की कर लेते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को किस किस्म का रिस्क है, रिस्क फैक्टर्स हैं, प्रोग्नोसिस कैसे हैं। तो उस लिहाज से उसकी थेरेपी को थोड़ा सा टेलर किया जा सकता है, उसकी ड्यूरेशन को थोड़ा सा एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन वो अभी दूरस्कार बातें हैं। अभी हमारे रीजन में वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।